करवाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अपने आप में अलग अंदाज रखते हैं और उनका रुतबा भी राजस्थान क्या इंटरनेशनल लेवल तक बहुत ही बड़ा हो चुका है। इन्होंने इनका नाम मैं आपको पहले बता दूं, बताने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन इनका नाम है मिस्टर चंद्र प्रकाश व्यास। इन्होंने इतने किताब जीत चुके हैं, हासिल कर लिए हैं कि कोई आदमी सोच भी नहीं सकता। तो मैं उनको आपको नाम बताना चाहता हूँ। इन्होंने पहला जो जीता था कंपटीशन वो होगा हमारे जैसलमेर के अंदर हुआ था, मूच श्री 2017 इनको मिला था। उसके बाद में इनकी जो हम कह सकते हैं कतार थी किताब जीतने की, वो लगभग लाइन बहुत बड़ी रही है। इसी के साथ द ग्रेट इंडियन मुस्टैच का जो किताब है वो भी इन्हें मिला हुआ है और इन्हें काफ़ी ऐसे इनाम मिल चुके हैं, जैसे कि मेरे पास बहुत है। इंटरनेशनल लेवल के भी इन्होंने अभी मेन बीएड के अंदर भी इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए 2018 के अंदर रनर अप में टॉप 12 में रहे थे। उसी के बाद इन्होंने फिर वापस उसे चेज करने की कोशिश की, तो ये इतने खतरनाक निकले कि टॉप 3 में पहुंच चुके हैं। मतलब टॉप 3 इंटरनेशनल लेवल का। लोग कहाँ कहाँ से बीएड ग्रो करके आते हैं वो भी हमें नहीं पता होता, लेकिन हमारे बीकानेर के इस मुकाम तक पहुँचे हैं और ये भारत के एकमात्र वो कंटेस्टेंट थे उस जगह पे। तो आप सोच सकते हैं खतरनाक। इंटरनेशनल बीएड चैंपियनशिप जीतने के बाद आपको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है, देखो ऐसी भी एक बात है कि इतनी खुशी मेरे को इंटरनेशनल बीएड चैम्पियनशिप जीतने से नहीं हुई, जितनी ज़्यादा खुशी मेरे को मेरे खुद के शहर बीकानेर में मिस्टर बीकाना कंपटीशन 2019 में हुआ था। इंटरनेशनल लेवल का ही है वो कैमल फेस्टिवल। वो जीतने पर जितनी ज़्यादा मेरे को खुशी हुई ना, उससे ज़्यादा इंटरनेशनल जीतने से नहीं हुई मेरे को खुशी। बाकी अब एक पीछे तमका होता है ना कि इंटरनेशनल बीएड चैंपियन, तो वो जीतने के बाद मेरे को थोड़ा सा एक हल्का सा सुकून मिला। लेकिन सबसे ज़्यादा जो खुशी या उसको कह सकते हैं उत्साह, वो मिस्टर बीकाना कंपटीशन जीतने के बाद। आपने बीएड की शुरुआत कैसे की? बीएड की शुरुआत कहाँ से बताऊँ मैं आपको? एकदम स्टार्टिंग से। देखो बीएड की शुरुआत मैंने, वैसे तो मेरा जब से मेरा बीएड आई है उसके बाद से मेरे को बीएड रखने का शौक़ है, क्योंकि मेरे पिताजी भी बीएड रखते थे। तो उनको देखते मेरे को एक अंदर से एक फीलिंग आती थी कि मेरे बीएड रखनी चाहिए। सबसे पहले मैं 2014 मतलब 2014 से मैंने बीएड रखनी स्टार्ट की थी। उसके बाद में 2014 के बाद में 2015 तक मैं बीएड रखा, साल भर 1 ईयर लमसम। उसको किसी कारणवश, वो कारण तो बहुत ही लंबा होगा, अगर मैं बताने जाऊँगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, किसी कारण से मैंने वो बीएड हटा लिया। उसके बाद में वापस 2016 की बात है, मैं बैठा था अंदर घर में, तो मेरे मामा जी और मेरे पिताजी ने अचानक मेरे को कहा कि भाई बगैर मूंछ और बगैर भी मतलब दाढ़ी के तुम अच्छा नहीं लगता। तो मैंने उसके बाद में मैंने उसको रखनी स्टार्ट की थी। वैसे मेरा शौक़ ही था ये रखने का, बस केवल कहने की देरी थी कि कोई मेरे को बोले। तो जैसे ही उन्होंने बोला मेरे को पिताजी ने कि भाई आप तू मतलब दाढ़ी मतलब मारवाड़ी में आपको बोल रहा हूँ कि भाई तू दाढ़ी मूछ बिना कुछ चोखो होने लगे। तो बस इतनी सी बात कही भी हूँ, इतनी सी बात कहते ही मेरे को बस मैंने रखनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद में जैसे ही रखनी स्टार्ट की 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने 9-10 महीने हो गए, ग्रोथ हुई। उसके बाद में कंपटीशन आए। पहला मिस्टर बीकाना कंपटीशन हुआ, वो 2017 में हुआ। मैंने पार्टिसिपेट किया, नहीं जीता। फिर 17 में नहीं जीता। फिर 16 से मैंने बढ़ानी स्टार्ट की। 17 में मैंने पार्टिसिपेट किया, नहीं जीता। 18 में मैं नहीं जीता। फिर 2019 में मैंने अवार्ड लिया। उससे पहले मैं उससे पहले भी जैसलमेर में भी मैं अवार्ड ले चुका था, और गुड़गांव में कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मैं 2 अवार्ड ले चुका था। और जिस समय मैं मिस्टर बीकाना बना था 2019 में, तो उस समय भी मैंने इंटरनेशनल बीएड चैम्पियनशिप में टॉप 12 में रहा था मैं। उसके बाद में मेरे को मिस्टर बीकाना खिताब मिला। वो खिताब मेरे लिए, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कि वो खिताब मेरे लिए सबसे बेस्ट खिताब था। वो खिताब ही मैं इम्पोर्ट, क्योंकि खुद के घर में जीतना वो एक अलग ही सुकून और एक अलग ही उत्साह होता है वो।
हम वो आपकी लंबी कहानी सुनना चाहेंगे क्योंकि अभी लॉकडाउन है। अच्छा, लंबी कहानी है मतलब बीएड रखने वाली। तो लंबी कहानी है, देखो ये जो 2015 में मैंने बीएड रखी हुई थी उस समय। तो लमसम 7 मंथ या 8 मंथ हो चुका था, मेरे पास अच्छी ग्रोथ हो गई थी बीएड की। तो और उस समय मैं क्या है कि बीएड रखने के अलावा कंपटीशन जो उसकी भी एग्ज़ाम की तैयारी करता था। और काफ़ी एग्ज़ाम भी दिए मैंने, काफ़ी तैयारी भी मेरे हिसाब से मैंने 100% दिया। तो हो सकता है मैंने 100% नहीं दिया, लेकिन मैंने अपने हिसाब से 100% दिया। लेकिन हर जगह कभी हाफ नंबर, कभी 1 नंबर 2 नंबर, इस नंबर से रह जाता था। तो आदमी है वो अपना पूरा सर्वस्व जिस चीज़ को देता है, फिर वो उसको नहीं मिलती है तो वो अपने आप में पजल्ड हो जाता है। तो मैं पजल्ड हो चुका था, और पजल्ड होने के बाद में आदमी कहाँ जाता है अब, ऐसा पजल्ड होने के बाद में कहाँ जाता है ज्योतिष के बाद। ज्योतिष एक बहुत बड़ा वो एक जरिया है आज के टाइम में, या हो सकता है आगे आने वाले टाइम में भी हो, लेकिन और पीछे वाले टाइम में भी हो, इसका कोई अपन कुछ कह नहीं सकते। लेकिन ज्योतिष मतलब आदमी पजल्ड है तो वो ज्योतिष के पास जाएगा, ये कंफर्म है। तो वैसे ही रहा, मेरे पिताजी के एक फ्रेंड है, उनकी वो अच्छे ज्योतिष हैं, होंगे आज भी है। और मेरे नज़र में है या नहीं है, लेकिन लोगों के नज़र में वो बहुत अच्छे ज्योतिषी है। मैं उनके पास गया, मेरी कुंडली दिखाई, मेरी कुंडली दिखाते मेरे को, यार मेरा नाम सीपी बोलते मेरे को सब जने, यार सीपी बीएड क्यों रखी, मतलब उनकी बोलने के टोन में दाढ़ी क्यों रखी, यार दाढ़ी क्यों रखी है। तो मैंने बोला मेरे को ये मिस्टर बीकाना कंपटीशन का उसका शौक़ है, इसलिए मैंने दाढ़ी रखी। क्या तूने जिस उद्देश्य से दाढ़ी रखी है उस उद्देश्य से तेरे को कुछ प्राप्त नहीं होगा, मिस्टर बीकाना वगैरह कोई कंपटीशन नहीं, तू इसको हटा दे। और बाकी तेरी ये लगन है, वो है, ऐसे है वैसे सिंगल। तू जिस समय दाढ़ी हटाएगा उसके 6-7 महीनों में तेरी जॉब आ जाएगी, गवर्नमेंट जॉब आ जाएगी, नौकरी लगाएगा। उस समय आज भी याद है मेरे को, गुरुवार था, और अपने यहाँ मान्यता है कि गुरुवार को शेविंग नहीं करवाते। तो गुरुवार था, लेकिन वो जॉब का दिमाग में था, तुरंत जाके मैंने अपनी शेविंग कर पूरी बीएड हटवा ली। उसके बाद में 6-7 महीने 8 महीने के बाद में मैंने बैठा था, तो मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, पिताजी है, मामा जी है मेरे, वो बार बार मेरे को बोल रहे थे। पिताजी ने अचानक मेरे को कहा कि यार तू दाढ़ी रख, बिना दाढ़ी चोखो को नहीं लगे। तो उस हिसाब से मैंने अपनी बीएड ग्रोथ की। और उसके बाद में आपको खुद को पता है, दुनिया को पता है, सबको पता है, इवन दैट उनको भी पता है जो ज्योतिष है जिन्होंने। और ये भी बात बता दूं मैं, उन्होंने हो सकता है कि जो ये कंपटीशन हुआ था मीनेस्ट इंटरनेशनल जो बीएड कंपटीशन है, मीनेस्ट बीएड, उसमें उन्होंने मेरे कमेंट भी किए, लाइक भी किए, शेयर भी किया, सब कुछ किया। 2.11 इंच की दाढ़ी कितनी बड़ी होती है, उसको मेंटेन करना भी उगाने से ज़्यादा मुश्किल हम सोचते हैं। मेंटेन, ये क्वेश्चन हर कोई मेरे से करता है, हर सवाल, मतलब अगर कहीं भी जाऊँ तो यार वो बोलता है यार दाढ़ी बहुत अच्छी है, इसको रखता कैसे है। तो मेरा यही जवाब है, मैं हर जगह यही जवाब देता हूँ, सब जगह मेरे। देखो 2 चीज़ होती है, समय और संयम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर आप किसी चीज़ को समय दोगे और खुद पे संयम रखोगे ना, वो डेफिनेटली आपको वो चीज़ कुछ ना कुछ देगी। मैंने इस पे फुल समय दिया है और संयम तो रखा ही है। 2019-18 तक जाके मेरे को ये कुछ मिला है, जो 2 साल, मतलब लगभग 2 साल के बाद में मेरे को बीएड से जो कुछ मिलना चाहिए वो मिला। तो सबसे इम्पोर्टेंट है, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, अगर आपने उस पर फुल समय दिया है और संयम रखा है तो वो आपको कुछ ना कुछ देगी डेफिनेटली। मतलब आपकी जो ये 2.11 इंच की दाढ़ी है वो संयम और टाइम से मिली है। हाँ, मेरे हिसाब से तो। बाकी लोग ने कितनी जगहों पे अपना जजमेंट पास किया हुआ है? 3 जगह, भोपाल, और दूसरा अभी ऑनलाइन चेन्नई कंपटीशन हुआ था इंटरनेशनल उसमें, और अभी लेटेस्ट है हार्टबीट इवेंट द्वारा आरबीसी कंपटीशन करा, मिस्टर बीएड ऑफ राजस्थान चैप्टर 2 उसमें। तो यही हमारे झटपट सवाल रैपिड फायर खत्म होते हैं। बीएड ग्रो नहीं करते तो आपने लाइफ में क्या सोचा करता है, आप क्या करते हैं? बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है।
बीएड ग्रोथ नहीं करता तो मैं क्या करता? मैं कुछ नहीं करता। मतलब ये ऐसे कह सकते हो कि मेरी सोच ही बीएड ग्रोथ पे शुरू हुई और ख़त्म भी वहीं पे हो रही है। इसके अलावा मतलब ये कह सकते हैं कि ये एक शौक़ है, ये शौक़ था मेरा बीएड रखने का। ये मेरे को ये नहीं पता था कि ये शौक़ है जो एक टाइम के बाद में प्रोफेशन हो जाएगा मेरा। ये एक तो केवल शौक़ था। उसके अलावा मेरा खुद का जॉब है, मैं वो जॉब करता, रूटीन जो क्रिया है वो करता। जॉब किया, वापस घर आया, फिर वापस जॉब किया, ये नॉर्मल रहता। लेकिन मैं बीएड ग्रोथ नहीं करता तो क्या करता? मैं कुछ नहीं करता, यही करता जो मैंने बताया वही। एकदम फनी इंसिडेंट जो आपकी लाइफ में हुआ हो? वैसे तो सारे मेरे जब भी मैं घर से निकलता हूँ तो मेरे अपने आप में फ़नी मोमेंट ही लगता है मेरे को हर चीज़। लेकिन अब ये आप बताओ मेरे को, मैं फ़नी मोमेंट जो है वो मेरे स्कूल लाइफ का बताऊँ, कॉलेज लाइफ का बताऊँ या बीएड से संबंधित बताऊँ? क्या बताऊँ मैं आपको? स्कूल लाइफ का बता दीजिए। स्कूल लाइफ में हम 3 मित्र थे। 3 मित्र एकदम साथ में पढ़ते थे, साथ में खेलना कूदना। वो जैसे कहते हैं ना कि शुरू से मतलब जैसे नर्सरी से लेकर 12th तक हम तीनों साथ में रहे। तीनों की तिकड़ी बोलते थे हमें तीनों को। तो हम तीनों साथ में पढ़ना खेलना कूदना ये सारा कुछ साथ में था। तो उस समय शायद मैं 9th में था या 10th में था, मेरे को एकदम अच्छी तरह ये याद नहीं है कि 9th में था या 10th में था। हमारे क्लास टेस्ट हुआ करते थे, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, थर्ड टेस्ट, ये 10 नंबर के पेपर हुआ करते थे। तो हमें इंग्लिश पढ़ाते थे एक गुरुजी, उनका नाम भी मैं नहीं लूँगा। तो वो पढ़ाते थे। उनको क्या है जो शौक़ था वो अपने आसाराम बापू जी, वो उनका बहुत मानते थे, उनको वो गुरु मानते थे, भगत थे, अनन्य भगत थे। क्लास में भी चलते चलते उनके बारे में, उनकी किताबों के बारे में, पंचतंत्र ये वो उनके बारे में बताते थे हमें इंटरेस्ट भी लगता था। हम बैठ के आगे क्लास में, वो जैसे उनका आता था ना, मतलब क्लास है, अब उनकी क्लास है इंग्लिश की, तो पता था कि एक बार तो ये आसाराम बापू जी के बारे में बताएंगे मेरे को। तो वो बताते थे तो हम उनको सुनते थे ऐसे गौर से। वो ये इसलिए नहीं सुनते थे कि भाई कि हमें आसाराम बापू ये पसंद है या कोई, क्योंकि उस समय क्या पता ही नहीं आसाराम बापू। हमें बस यही था कि उनको कैसे आकर्षित करें, वो आकर्षित थे आसाराम बापू से, और हमें ये कर उनको कैसे आकर्षित करें, ये दिमाग में चलता था। और क्लास टेस्ट हुआ था तो इंग्लिश का था, वो इंग्लिश के टीचर थे। जिस दिन पेपर था उससे जस्ट एक दिन पहले हम उनके घर गए, क्योंकि हम उनके प्रिय शिष्य हो गए थे, क्योंकि वो बताते थे और हम उनको चाव से सुनते थे। तो घर गए, घर जाके विनती की उनसे। विनती तो अब कैसे, गुरुजी अंग्रेजी रो पेपर दे दो मैंने। पहले तो वो 1-2 बार मना किया, फिर हमने उनको थोड़ा सा अपने वे में लेके आए। अब वे में कैसे लेके आए कि पंचतंत्र की किताबें उनके पास थी, वो किताबें ली उनकी, और आसाराम बापू के बारे में उनसे और पूछा। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन किया। तब वो आके क्या ये मेरे पक्के दिल हैं, मेरा हमें क्या है वो पेपर दे दिया। पहले उन्होंने बोला कि हम मोस्ट क्वेश्चन दे दें। मोस्ट क्वेश्चन मतलब 50 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नहीं, पेपर ही चाहिए मुझे, तो पेपर ही दो हमको। तो हमने पेपर लिया। पेपर लेने के तुरंत बाद में हम जैसे ही उनके घर के बाहर निकले तो मेरा एक अजीज मित्र है, आज वो दुनिया में है नहीं, वो बहुत ख़ास मित्र था वो मेरा। तो वो तीनों जने हम बाहर निकले, ठीक सामने एक मकान था, वो भी हमारे मित्र, उनके गुरुजी के घर के सामने मतलब। तो वहाँ पे हम गए, उसको भी पेपर बताया। अब 4 जनों को पेपर बता दिया, बैठे हैं आपस में, बैठे पढ़ रहे थे, मतलब पेपर आगे रखा। इसमें से एक फ्रेंड और था, उसने ये बोला कि यार तू ऐसा कर, उस लड़की को, वो नाम नहीं लूँगा मैं, बता दूँ पहले, उस लड़की को आप पेपर बता दे, मतलब मारवाड़ी में, कि यार भाई तू भी ने पेपर बताया। उसने उस समय को मोबाइल वो वगैरह कुछ नहीं था, उसने आँव दिखाना ताव तुरंत वहाँ से, मतलब ये कहते हैं ना कि यार तू भी ने पेपर देखा है, बता दे पेपर। तो वैसे ही यार उसने बोला कि यार तू उसको पेपर बताया। वो उसने मेरे को भी ऐसा पता नहीं ये क्या कर रहा है, अचानक ही वो दौड़ के सीधा STD गया। STD जाके फ़ोन उठाया, क्या बोला, जो भी नाम था, बोला कि मेरे मारा करने नहीं अंग्रेजी पेपर आयो है वाला, सॉरी कि मारा करने अंग्रेजी पेपर आयो है, मैंने बताऊँ क्या। जैसे ही उसने ऐसे बोला, उसने तुरंत यही कहा कि थाकने नंबर कट्ठे सोया पहला बार तो यार काल रंगो जी सकने क्या इसमें।
तो उसने ऐसे बोला और आके हमारे पास आया, हमारे पास आके कि यार बात होगी भाई, अब क्या करूँ मतलब ऐसे मतलब यूँ। तो 9th 10th में पढ़ते थे, अब तो 9th 10th के बंदे सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन उस समय हमारे पास साइकिल भी नहीं थी और वो मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उस समय हम एकदम अनजान थे और ये वाक़या हमारे साथ हो गया। तो हमने सोचा कि अब कल स्कूल जाएंगे तो सर है जो हमें पीटेंगे या जो भी है कोई। वो तो 4 दिन तक स्कूल नहीं आया, जो सज़ा मिलनी थी हमें मिली। ये सबसे ज़्यादा फनी भी है, वो काटो तो खून नहीं वाली बात है, वो बड़ी। तो आपके लाइफ का और आपकी बीएड का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा होगा? मेरी लाइफ का सबसे चैलेंजिंग मोमेंट, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, मेरे को जो खुशी है वो मिस्टर बीकाना कंपटीशन जीतने से मिली ना, उससे ज़्यादा कोई मेरे को मिली नहीं। मैं 3री बार पार्टिसिपेट किया मैंने, तब मेरे को मिस्टर बीकाना का खिताब मिला। तो वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट था कि मेरे को मतलब 2017-18 दोनों, 17 को मेरे को ऐसा नहीं लगा, 18 में फिर मेरे को नहीं लगा, ज़्यादा नहीं लगा, 19 में आके मेरे को तो जीतना है, तो मतलब जीतना ही है ये खिताब। वो मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग मोमेंट। तो चंद्र प्रकाश व्यास जी ने हमें बताया कि चैलेंजिंग मोमेंट जो था वो मिस्टर बीकाना रहा, लेकिन हम देख चुके हैं कि ये इंटरनेशनल मीन बीएड के अंदर टॉप 3 रनर अप सेकंड रहे हुए हैं और इनको अपनी जो असली बीकानेरी हम जिसे कह सकते हैं, इनको मिस्टर बीकानेर जो ऊंट उत्सव कैमल फेस्टिवल का जो एकदम चैलेंजिंग मोमेंट लगा, ये हमें बहुत ही ताज्जुब में लगा। तो हम आपके साथ रैपिड फायर गेम खेलना चाहेंगे। इसमें मेरा आपसे पहला सवाल ये होगा जो मेरा फेवरेट है, आपको बीएड की इंस्पिरेशन किससे मिली? पिताजी, फादर। और ऐसी कोई चीज़ जो जिसने उन्होंने आपको दी हो और आपको वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट? सबके लिए इम्पोर्टेंट मदर, ज़िंदगी दी है उसने। क्या बात कह दी आपने, बहुत ही खतरनाक थी। ऐसी कोई जगह जहाँ आप गए हुए और आपको बहुत अच्छी लगी हो बीकानेर को छोड़ के? ऐसी जगह मैं अपनी पत्नी को लेके गया था, उज्जैन महाकालेश्वर। क्या बात है, जय श्री महाकाल। तो किसी फैन ने आपसे एकदम यूनिक और एकदम अजीब जो आपको सबसे लगा था यार बहुत सब खतरनाक सवाल पूछे? लमसम हर फैन एक यूनिक सवाल, एक अजीब सा सवाल मेरे को पूछते हैं कि मतलब मारवाड़ी में बोलूँ तो दाढ़ी असली है क्या, मतलब ये दाढ़ी असली है क्या? अब यार अजीब सा लगता है मेरे को। तो ये आपके हाथ पे क्या टैटू? वो खुद ये गई है। खुद का ही? हाँ, इसीलिए सेम बियर्ड दिख रही है। सेम खुद गई है मतलब। तो मेरा सवाल था फ्यूचर प्लान्स के बारे में, आपका क्या ख्याल है? सर प्लान है मेरे को बीएड को लेकर, एक कंपटीशन होता है इंटरनेशनल लेवल का, हर 2 साल से कंपटीशन होता है, उसमें पार्टिसिपेट करने का है, मतलब इंडिया को रिप्रेजेंट करने का है। पिछले 2019 में हुआ था बेल्जियम में, इस बार 2021 में वो है अपने न्यूजीलैंड में। 2019 का पार्टिसिपेट नहीं कर पाया किसी कारण से, 2021 में मेरे को पार्टिसिपेट करना, ये मेरा मोटो जब से ये समझ सकते हो कि मिस्टर बीकाना कंपटीशन जीतने की सोच रहा था ना, उस समय से मेरा ये प्लान है कि नेक्स्ट जाना है तो मेरे को वहीं जाना है, ये मेरा प्लान है। और अब पता है कि धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ के आगे बढ़ने का मौका मिलता है। हम चाहते हैं आप वो जीते। धन्यवाद। टिप्स फॉर यंगस्टर्स? टिप्स सारे पूछते हैं मेरे को बीएड के बारे में, टिप्स आपकी बीएड इतनी ग्रोथ कैसे हुई, बीएड को कैसे रखें, बीएड को सार संभाल कैसे करें। तो बीएड को सार संभाल करने के लिए टिप्स देखो, पहली बात यह है कि सबकी बीएड एक जैसी नहीं होती। बीएड में सबके अलग अलग ग्रोथ होता है, जेनेटिक भी होता है, कुछ हार्मोन्स उसका भी फ़र्क पड़ता है, और स्टाइल भी सबके बीएड की एक जैसी नहीं होती, सबकी अलग अलग होती है। ठीक है, तो बीएड रखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये है कि उसको समय पर वॉश करना। अब वॉश करने का सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। जैसे मैं शुरुआत में मुल्तानी मिट्टी लगाता था, हफ्ता में 1-2 दिन इनको अपने मारवाड़ी में जो छाछ बोलते हैं, छाछ से इसको धोता था,
उसके बाद में वही मैंने चीज़ मंथ में 2 टाइम्स मतलब 2 बार करनी स्टार्ट कर दी। अब मैं मंथ में 2 बार तो नहीं लगाता, अब 2-3 महीनों से 4 महीने से एक बार इसमें मुल्तानी मिट्टी लगाता हूँ और छाछ से इसको धोता हूँ। और उसके अलावा प्रॉपर रात को कोकोनट ऑयल का मसाज करता हूँ। जैसे कि कई यंगस्टर्स होते हैं जिनके उम्र हो जाती है कि बियर्ड आनी ही होती है, और उनके अभी मेरी तो है नहीं वैसे, लेकिन ऐसी ही कुछ चीज़ें होती है यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे हाँ, इसको वो पेची बियर्ड बोलते हैं। एक्चुअली ये भी एक अपना लुक होता है, ये भी एक लुक होता है, मतलब बियर्ड के पेची बियर्ड लुक होता है। अब ये नहीं आती है, उसके लिए मैंने सबसे पहले आपको बताया कि सबकी बियर्ड एक जैसी नहीं होती, सबकी ग्रोथ एक जैसी नहीं होती, ठीक है ना। तो इसके लिए आप प्रॉपर इसको ऑयल मसाज करनी पड़ी, कोकोनट ऑयल से मसाज करो, और आप हरी सब्जियां जो है ना उसका सेवन करो। हार्मोन्स मतलब जो आपको लगे कि ये चीज़ बेस्ट है, मतलब विटामिन मतलब जो समझ लो विटामिन सी है, विटामिन ई, ये प्रॉपर मात्रा में अपने शरीर में होना चाहिए। इससे क्या है कि ये उसमें ग्रोथ में आपको मदद मिलेगी इसमें। मैं आप सभी को एक ज़रूरी बात बता दूं जो हमारे बीकानेर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। चंद्र प्रकाश व्यास जी नेशनल टेलीविज़न पे जा चुके हैं, जो कि बहुत फेमस और टीआरपी नंबर 1 है, द कपिल शर्मा शो। उसमें भी बीकानेर का नाम चंद्र प्रकाश व्यास जी रोशन कर चुके हैं। जैसे कि चंद्र प्रकाश जी, कई यंगस्टर्स होते हैं जो अपनी बियर्ड तो ग्रो कर लेते हैं, लेकिन उनको उस लेवल का, या फिर हम कह सकते हैं एक प्रॉपर मंच जिसे हम कह सकते हैं, वो उनको मिलता नहीं है। तो आपने इतने मंच में आप इंटरनेशनल लेवल तक आप फाइट कर चुके हैं, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे? देखो, मंच के बारे में तो वैसे इतना ज़्यादा पहले इतना मैंने जब से बढ़ानी स्टार्ट की थी ना, तो उस समय इतना मंच था नहीं, मतलब 2 साल तक। मतलब अब धीरे धीरे हर कोई कंपटीशन करवाता है, सब अपने विदेशों में ज़्यादा होता था और हो रहा है, और आगे भी शायद होगा। लेकिन अब भारत में भी इसका बहुत ज़्यादा प्रचलन हो रहा है कंपटीशन का। तो अपने अजमेर में कंपटीशन होगा, द हार्टबीट इवेंट कंपटीशन करवा रहा है मिस्टर बियर्ड ऑफ राजस्थान चैप्टर 2। तो मैं ये सोचता हूँ, मैंने खुद ने इसमें पार्टिसिपेट लिया हुआ है पिछले साल, तो मैं ये सोचता हूँ कि वो जो मंच है ना, तो उससे बड़ा कोई मंच मेरे को, मैंने इतने कंपटीशन में भाग लिया, उससे ज़्यादा मेरे को बड़ा कोई कंपटीशन नहीं मिला। वो सबसे बड़ा कंपटीशन है आज के जो यंगस्टर है, या जो यंगस्टर तो नहीं कहूँगा, मैं खुद को अपने आप को यंगीज मानता हूँ, तो यंगस्टर तो सबको नहीं कहूँगा, मतलब जो बियर्ड रख रहे हैं और अपने बियर्ड को आगे कुछ बढ़ाने का, मतलब खुद को आगे बढ़ाने का जो सोच रख रहे हैं, मतलब बियर्ड को अपने प्रदर्शित करने का या कंपटीशन में भाग लेने का, जो क्योंकि बियर्ड रखते हैं तो कंपटीशन का बट नेचुरल के दिमाग में आ जाता है थॉट। तो उसके लिए सबसे बड़ा और सबसे बढ़िया मंच है वो है द हार्टबीट इवेंट, जो मिस्टर बियर्ड ऑफ राजस्थान चैप्टर 2 वो करवा रहा है। तो 15 जुलाई उसके ऑडिशन की लास्ट डेट है, और मैं ये चाहता हूँ सभी यंगस्टर को ये कहना चाहता हूँ कि आप द हार्टबीट इवेंट पेज पर जाइए इंस्टा पर, और 15 जुलाई तक जो लास्ट डेट है 15 जुलाई ऑडिशन की, आप ऑडिशन दीजिए। तो बीएड तो आपका पैशन है ही है, लेकिन अदर वे में हम ले सकते हैं कि आपका प्रोफेशन क्या है? प्रोफेशन में स्वास्थ्य विभाग में काम करता हूँ, NSM में एज ए कंप्यूटर ऑपरेटर। मतलब आप कोरोना वॉरियर हैं कह सकते हैं। बाकी वॉरियर तो आपको पता है, डॉक्टर्स है, मेडिकल पैरामेडिकल टीम है, और पत्रकार है, पुलिस प्रशासन है, वो कोरोना वॉरियर्स है। आप भी हैं, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना से? मैसेज, अब लोगों को मैसेज देने की मेरे हिसाब से ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, उनको सबको पता है कि क्या करना चाहिए और घर पे रहना चाहिए। राजस्थानी में एक कहावत है जो सबसे मौजूजे हुए साहित्यकार श्रीमान जी कमल जी रंगा ने 2 लाइनें लिखी है कोरोना पे। घरबंदी और चौकस रो धर्म निभासा, आपा सह भिल कोरोना ने हरासा। जैसा कि हमने चंद्र प्रकाश व्यास जी से बातचीत की, ये है असली बीकानेरी, दिल से निकल के आता है असली बीकानेरी। तो मैं और ऐसे लेजेंड्स जो हमारे असली बीकानेरी हैं उनको आपसे मिलवाता रहूँगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप आगे और नोटिफिकेशंस पा सकें असली बीकानेरी के।